घर और किचन के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन यही काम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू किए जाएं तो जो झंझट भरे काम है वो आसान हो जाते हैं। उसके लिए साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। पहली टिप है, इस तरह कभी कभी ना हमारे बच्चे इंक फैला देते हैं जो कि उनके हाथों में भी लग जाती है, और वो जब हाथ धोते हैं तो पूरा हमारा जो वॉश बेसिन है वो भी गंदा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, मेरे पूरे वॉश बेसिन में ना इंक लग गई है, और इस तरह से नीचे तो लगी लगी है, साथ ही साथ बच्चों ने ऊपर भी लगा दी है। अब इसको ना बहुत ही झटपट से साफ़ करने की एक बहुत इजी टिक है, जिससे ना आप कुछ भी, आपको ताम झाम नहीं करना, कोई सामान आपको बाहर से नहीं लेकर आना है। बस यहाँ पर जो हमारा कॉलगेट होता है ना, इसकी मदद से ना हम अपनी इंक को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ रेमेडी, ये अगर आपके हाथों पे लग गई है या फिर कपड़ों पे इंक लग गई है, कहीं पर भी लग गई है, उसको ये बहुत इजीली साफ़ कर देगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दिया है। टूथपेस्ट इतना लिया है मैंने जितना हम एक दिन ब्रश करने में यूज़ करते हैं, उतना, बस उतना ही काफ़ी है। इसी से हम पूरा वॉश बेसिन अपना चमका देंगे। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा। जो सोडा होता है ना, सोडा कॉलगेट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी क्लीनिंग एजेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब हमारा जो वॉश बेसिन है ना, इसमें थोड़ी बहुत साबुन की चिकनाई भी होती है, तो इसीलिए हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ डालेंगे। सर्फ हमने थोड़ा सा ही लिया है, पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आधा चम्मच, एक चौथाई चम्मच ही सर्फ काफ़ी है। अगर आपके पास कोई लिक्विड डिटर्जेंट है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी, आप जिससे वॉश बेसिन डेली साफ़ करते हैं वही स्क्रब पैड ले लीजिए, और उसी से ना आप इसको रगड़िए। अब इसमें ना आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है हमें इसमें ना पानी नहीं इस्तेमाल करना है। बस इन्हीं को कॉलगेट के साथ मिक्स करेंगे आपस में, और इसी को हमें अपने पूरे वॉश बेसिन में अच्छे से रब कर लेना है। वॉश बेसिन के साथ साथ आपका जो टैप वाटर का टंकी है, इसे भी आप अपने में इसी से रब कर दीजिएगा। अगर आप टंकी को वैसे भी नॉर्मली इसी चीज़ से साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो स्टील के टैप वगैरह होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से कॉलगेट से चमक जाते हैं। उसके लिए तो हमें कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिंपली आप कॉलगेट से इस्तेमाल करके इनको साफ़ करेंगे ना तो आपकी सारी गंदगी चमक जाती है। तो देख सकते हैं हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ज़रा से उसमें हमारा ये कॉलगेट से बिल्कुल साफ़ हो गया। साथ ही साथ इसको साफ़ करते करते ना मेरे जो हाथ में इंक लग गई थी वो भी साफ़ हो गई है। तो इस तरह से अगर आपके कपड़ों पे या फिर आपके हाथों पे, बच्चों के हाथों पर किसी भी तरह इंक लग जाए ना, तो आप इसे इजी थ्रू साफ़ कर सकते हैं इसी टिप से। क्योंकि जब बच्चों की इंक लग जाती है ना तो उसे हम ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं रगड़ सकते हैं, जिससे कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो उनको हार्म नहीं हो। तो इन चीज़ों से आप अपने बच्चों के हाथों को बहुत इजीली साफ़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी आलू के पराठों को लेकर। विंटर्स में आलू के पराठे तो हम सबके घर, ये सोचिए, डेली से ही बनाए जाते हैं, लेकिन उनको बनाने की ना बहुत ही किसी किसी को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जब हम स्टफिंग भरते हैं तो आटे में से स्टफिंग जो है बाहर आ जाती है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको आटा ना इतना सॉफ्ट लगाना चाहिए कि बहुत ईजिली आपका आटा जो है स्ट्रेच हो जाए। और उसके बाद आप आटे की ना लोई ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, छोटी सी ही लीजिए। हम ना खूब सारा स्टफिंग भर कर अपने पराठे को बनाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका जो पराठा है ना वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। पहली चीज़ तो आपको आटे के टाइम पर ही ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मली हल्के से गुनगुने पानी से आटा लगाना है, और इस आटे में ना 2 चम्मच के करीब घी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इससे ना क्या होता है, आपके आटे में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर हो जाता है, तो उससे ना आपका आटा बहुत स्मूथली बेल जाता है, और इसकी स्टफिंग जब हम इसमें भरते हैं ना तो वो बिल्कुल भी फटती नहीं हो, पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। नमक और 2 चम्मच घी ज़रूर डालना चाहिए, नमक स्वादानुसार डालना चाहिए। और उसके बाद आप इसमें स्टफिंग भरिए, रोटी के बराबर उसे बेल लीजिए। और ध्यान रखिए बेलते समय ना हमें जो किनारी का हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला रखना है, और बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम थोड़ा मोटा रखेंगे। और उसके बाद आपको जितनी भी स्टफिंग भरनी है ना, आप उसमें अच्छे से रख लीजिए, और फिर उसे हल्के हाथ से दबा दबा कर इसको हमें बंद करना है। स्टफिंग को पहले आप अच्छे से दबा लीजिए, उसके बाद इसे धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करते हुए और गोल गोल घुमाते घुमाते इसे ऊपर की तरफ ले आइए। इस तरह से ना आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इसे ऊपर से बंद करें ना तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बाहर ना निकल के आए। उसे हल्के हाथ से प्रेस करते जाइए और घुमा घुमा कर इसे बंद कर लीजिए। बस इस तरह से जब हम लोई बनाएंगे ना तो हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल नहीं फटेगी। और उसके बाद आप इसे हल्के हाथ से, अपने हाथ से दबा दबा कर इसे गोल गोल थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारी जो हमने स्टफिंग अंदर भरी है ना
वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद आपको अभी बेलना नहीं है, पहले अपने हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से दबा दबा कर थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। इससे ना हमारी जो स्टफिंग है अंदर वाली वो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और उसके बाद हमारी ये स्टफिंग जब हम इसे बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आएगी। अब इसे आप अपने हल्के हाथ से बेल लीजिए, बहुत आसानी से आपका पराठा बिलकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें जो चीज़ है ना, स्टफिंग हमारी बाहर कब निकलती है, जब या तो हमारा आटा टाइट होता है या फिर हमारी स्टफिंग जो है वो पतली हो जाती है। स्टफिंग पतली ना हो उसके लिए एक काम करना चाहिए हमें, जब भी हम आलू बॉईल करने रखें तो उसमें हल्का सा नमक डाल कर रखें। और दूसरा कि जब भी हमारे आलू बॉयल हो जाएं तो उन्हें पानी में डिप करके ना छोड़ें। अगर हम उन्हें पानी में डिप रहने देंगे ना तो हमारी स्टफिंग पतली हो जाती है। अब आप देख सकते हैं हमारा ज़रा सा आटे से हमने खूब बड़ा सा पराठा बेल कर तैयार कर लिया है और कहीं से भी बिल्कुल हमारा ये पराठा फट नहीं रहा है। अब मैं आपको इस पराठे को सेक कर भी दिखाऊंगी। तो हमने जो पहले पराठा डाला हुआ था उसे हटा लेंगे और इसे हम डालकर, और बहुत ही आसानी से फूलेगा ये। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल फूले ना। देख सकते हैं आप, मैंने कितनी सारी स्टफिंग भरी थी इसमें, उसके बावजूद कहीं से भी आपको स्टफिंग इधर में इसमें निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। अब आप आलू के पराठे भी चाहते हैं और उसे चाहते हैं कम ऑयल में बहुत अच्छे क्रंची पराठे बन जाएं, तो उसके लिए ना अभी आपको, जब हमने एक बार पलट दिया ना तो इस समय पर घी नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम इसे इस समय पर घी लगा लेते हैं ना तो ये आटा घी ज़्यादा सोख लेता है, अंदर सक कर लेता है, जिससे कि ये ऑयली ज़्यादा बनते हैं। तो जब तक आप अपने पराठे को ना दोनों साइड से दो दो बार ना सेक लें तब तक आपको इसमें घी नहीं लगाना चाहिए। अब हमारा पराठा एक साइड से तो ये सिक गया, दूसरी वाली जो साइड है वो दो बार सिक चुकी है। तो अब हमें जब इसे इस तरफ पलट देंगे ना तो अब हम इस पर इस समय पर घी लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो साइड है ये दो बार सिक चुकी है। तो इसमें हल्का सा हम घी लगाएंगे और आप देखेंगे जैसे कि आप इसमें हल्का सा घी लगाएंगे ना, ये पराठा तुरंत फूलना शुरू कर देगा। जी हाँ, अगर आप इसमें पहले ही घी लगा देते ना तो एक तो ये ऑयल को सक कर लेता है और दूसरा सिकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं मैंने कितनी ईजिली इसको पराठे को बनाया है और एकदम फूला फूला गुब्बारे जैसा हमारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। जब हमारे पराठे फूले फूले बनते हैं ना तो ये इनके अंदर घी नहीं जाता है, जिससे ये कम ऑयल में और बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से ना आप भी जब भी पराठे बनाए ना आलू के तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब ना हम अपने पराठे में हमने दूसरी साइड भी घी लगा दिया है, अब इसे हम अलट पलट कर सेक लेंगे। और जब हम अगर पराठा ज़्यादा फूल जाता है ना तो किनारी की साइड थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कच्चा रह गया, तो उसको हल्के हाथ से आप दबा दबा कर सेक दीजिए। क्योंकि हमें ये पराठा ना हमारा इतना ज़्यादा फूल जाता है तो किनारी की जगह जो है वो उठ जाती है। तो इस तरह से आप ज़रूर पराठे बनाइएगा, कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आपके लिए आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा ऑयल ना एक एज के बाद नहीं खाना चाहिए, चाहे वो घी हो या फिर हो तेल। तो इस तरह से आप भी अपने घर में आलू के पराठे बनाइए और खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी छोटी जो टिप्स थी आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी घी को लेकर। हम लोग ना जब भी घी बनाते हैं घर में, क्योंकि घर का जो घी होता है वो इतना शुद्ध होता है कि हम सबको बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए, लेकिन हर किसी के घर में नहीं होती है, कुछ लोग मार्केट से भी लेते हैं। तो जो लोग घर पे घी बनाते हैं ना उनको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका घी ना कम मक्खन में और आपके घर में ढेर सारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप अपने मक्खन को निकालें ना तो पहले किसी बर्तन में निकाल कर रखिए, जिसमें आपको घी बनाना है उसमें नहीं, किसी और ही बर्तन में। तो मैं आज घी बनाने वाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी टिप ये शेयर करूं, जिससे आपको ना कम बटर में और खूब ढेर सारा मक्खन बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें से जितना भी हमारा छाछ था उसमें से मैंने अपना पूरा मक्खन जो है वो निकाल लिया है। और मक्खन निकालने के बाद ना हम इसमें अभी इसको गर्म करने के लिए नहीं रखेंगे, पहले हम इसमें से दबा दबा के जितना भी हमारा ये मट्ठा रह गया है, इसमें छाछ जो रह गई है उसे निकाल देंगे। और उसको निकालने के बाद एक काम और करेंगे, जिससे कि ये कम समय में हमारा घी बनकर तैयार हो जाए। तो इतना सारा जो छाछ निकला है इसमें से, इसे हम पहले निकाल देंगे। और छाछ को निकालने के बाद में हम इसमें करीबन आधा पौना लीटर के करीब ठंडा पानी डालेंगे। बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, हमें इसमें गर्म पानी नहीं डालना है। गर्म पानी डाल देंगे तो ये पिघल जाएगा, लेकिन हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें जो भी मट्ठे के या फिर उसके दही वगैरह के कण होंगे ना वो सारे इसमें धुल जाएंगे। इसको जब हम पानी से धोकर और फिर जब घी बनाते हैं ना तो वो घी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में बनता है, कम बटर में और ढेर सारा घी बनकर तैयार होता है। और उससे हमारी ना गैस का भी खर्चा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जितना हम इसमें पानी या छाछ को छोड़ देंगे उतनी ही देर में ये घी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप पहले से पानी में खूब अच्छे से धो लीजिए और इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसे निकाल दीजिए। उसके बाद आप अपना घी बना के देखिए, बहुत ही कम समय में आपका जो घी है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की बॉटल को लेकर। हमारे घर में इस तरह की पानी की जो बॉटल्स है ना वो पड़ी ही रहती हैं। तो अब पहले हमें इसका इस्तेमाल करने से पहले ना इस बॉटल के अंदर जितना भी पानी है पहले हम उसे सुखाएंगे। हम फिर इस बॉटल का ना बहुत ही अच्छा सा एक यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपका ना बहुत सारा पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ आप ना इसको बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी विंटर्स हैं, विंटर्स में ना इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बॉटल्स हमारी ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो इनका फटाफट से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ना आप इसको बहुत ईजिली अंदर से पानी सुखा सकते हैं। मैंने चिमटे की मदद से सुखाया है। आप कोई भी लंबी मतलब डंडी वगैरह ले सकते हैं, या फिर कोई भी चमचा वगैरह जो होता है हमारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कपड़ा था वो तो गीला हो गया और हमारी जो बॉटल है वो पूरी तरह से सूख गई है। अब इस बॉटल का हमें क्या इस्तेमाल करना है, चलिए वो देख लेते हैं। इस तरह की बॉटल्स ना बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे काम में आती हैं और इनका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं बोलें तो, क्योंकि इनका हम इस समय कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप ले लीजिए अपने घर में, हम लोगों ने ना मटर सब स्टोर कर रहे हैं और हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि हम इन मटर्स को ना काफ़ी समय तक खा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि बिना उबाले या फिर बिना कुछ किए हम इस मटर को लंबे समय तक स्टोर करें, तो इस तरह की बॉटल्स में आप अपनी जो मटर है ना इसे बिना उबाले भी काफ़ी समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आप मटर छीलें ना उसके बाद अपनी मटर को इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उनमें भर कर रख दीजिए, जिससे ना आपकी मटर वो है। और रखने की जगह फ्रीज़र होना चाहिए, फ्रिज नहीं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो आपकी मटर जो है वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होंगी। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आपकी ये मटर काफ़ी लंबे समय तक चल जाएंगी। बस रखने से पहले जो बॉटल का माउथ पार्ट है वहाँ पर एक टिश्यू पेपर ज़रूर लगा दीजिए, जिससे ना कि इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए और जो हमारे मटर है वो सालों साल तक ख़राब ना हो। टिश्यू पेपर को पूरी तरह से अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप जब निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मैंने इसे हल्का सा उसके माउथ पार्ट में लगा दिया और उसके बाद हमने ढक्कन कर दिया है बंद। अब इसे आप अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं 2 से 4 महीने के लिए इसे स्टोर करना तो बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह, हम जब भी पराठे या पूड़ी वगैरह बनाते हैं अपनी कढ़ाई में या फिर तवे पर, तो हमारा जो ये ऑयल की ना एक लेयर जम जाती है तवे पर, तो उसको ना हम जब खाएंगे नेक्स्ट टाइम खाना बनाकर तो ये हमारे खाने में ना जो ऑयल है वो छूटता जाता है। इससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप एक छोटी सी टिप कर सकते हैं। आप अपने तवे पर जब हल्का सा तवा गर्म हो जाए उस समय पर डाल दीजिए 1 चम्मच भर के नमक, और नमक के बाद ना आप ना इस तरह की किसी भी बर्तन में 1 चम्मच लगाकर बर्फ़ ज़रूर जमा के रखा करिए, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ना ये हमारे किचन में कभी ना कभी इस्तेमाल होती ही है। तो इस तरह से जब भी आप इसको बर्फ़ जमा कर रखेंगे ना उसके बाद आप बर्फ़ की मदद से इस नमक को रगड़िए। जब आप इस नमक को बर्फ़ की मदद से रगड़ेंगे ना तो आप देखेंगे जितना भी ऑयल है ना इस पर जमी हुई जो लेयर है वो सारा ऑयल जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सर्फ ना साबुन, कुछ भी नहीं। बस आप धीरे धीरे इसे बर्फ़ को रगड़ते जाइए और गैस को बंद कर दीजिए। आप गैस ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तवा हल्का सा ही हमारा गर्म होना चाहिए और हमारा जो है ये सारा तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बिना कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। तो देख सकते हैं मैंने इसे बर्फ़ को अच्छे से रगड़ दिया है और अब जो हमारा तवा है ना ये इसने ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये पूरी तरह से ऑयल छूट गया। अब हम इसे नॉर्मली साफ़ पानी से धोकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तवा बिल्कुल एकदम झटपट से 1 मिनट के अंदर साफ़ होकर एकदम नया जैसा हो गया है। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है ना तवा। तो आपको भी जब भी अपना नॉन स्टिक तवा लगे कि थोड़ा स्टिकी हो गया है या फिर इस पर कोई ऑयल की एक लेयर जम गई है तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी लोहे के तवे को लेकर। जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद कभी कभी ना हमारा तवा काफ़ी देर तक के लिए गर्म रहता है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब भी आपका तवा इस तरह से गर्म होना तो उस पर आप कभी जब भी आपके पास टाइम हो तो 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आपके घर में कोई भी जो मसाले होते हैं जैसे कि अजवाइन है, जीरा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर आ गया है तो आप उस समय पर अपने तवे पर उसे डालकर छोड़ दीजिए और जब तक आपका तवा ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप उसे पड़ा रहने दीजिए। जैसे ही लगे आपका तवा ठंडा हो गया है आप उसे भरकर वापस रख दीजिए। और जो सेकंड टिप है वो है कंघी को लेकर। जब भी हम मार्केट से कंघी वगैरह ख़रीद कर लाते हैं तो कई कंघियाँ ऐसी होती हैं जिनकी ना किनारे बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, जिनके हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे जो सर है उसमें लगती है। और स्पेशली जो हम छोटे बच्चों के लिए लेकर आते हैं उनके साथ तो ये बहुत चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर हमारे कंघे वगैरह थोड़े से
तीखे हैं तो उनको हल्का सा उन्हें रगड़ लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो उनकी धार है वो इतनी तेज़ ना लगे और चुभे नहीं। तो उसके लिए जब भी आपका तवा गर्म हो ना तो उस तवे को उल्टा कर कर करिएगा, सीधा नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक भी मेल्ट होती है, जिससे कि कंघी वगैरह जब मेल्ट होती हैं तभी तो उनकी तीखापन कम होता है। तो अगर आप सीधे तवे पर करेंगे तो उस पर भी प्लास्टिक लग जाएगी, जिससे कि वो हमारे खाने में लगेगी, तो वो गलत होगा। तो इसलिए जब भी हो तो आप उल्टे तवे की तरफ से उसे हल्का हल्का रगड़ लीजिए और देखिए कि आपका जो कंघा वगैरह है वो तीखापन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप नए कंघी लेकर आएँ तो बच्चों के जो कंघे हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स मिस कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।